हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे DSSB का जेल वार्डर का जो पेपर हुआ था। कब 10 तारीख को हुआ था? 10 जून 2024 में ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट है। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं इसके लास्ट क्लास में। ठीक है, क्लास नंबर 54 है और आज जो है क्लास नंबर 55 है। इससे पहले इसका मतलब है 54 क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ DSSB के क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने। ठीक है, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है काफ़ी हद तक, कई PYQ की, है ना। तो चलते हैं आज इसको देखते हैं। हाँ चलिए ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, होमवर्क में दिया था मैंने, शायद किसी ने नहीं किया। खैर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिया गया है 11 का क्यूब। क्वेश्चन अच्छा था। 11 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब डॉट 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 29 का क्यूब इसमें पूछा गया था। इसका सम पूछा गया था। ठीक है, तो देखो, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता 1 का क्यूब 2 का क्यूब या फिर 15 का क्यूब 16 का क्यूब 17 का क्यूब, इस तरीके से पूछा जाता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते थे n, और यहाँ होता क्या n+1, ठीक है, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाता। ये हो जाता कब? जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते, मतलब लगातार नंबर होते, कोई गैप नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो गैप आ रहा है, इसका मतलब। और दूसरी बात ये क्या है, ये विषम संख्याएं। तो विषम संख्या के केस में हम क्या करेंगे, n का स्क्वायर 2n² -1, ये फॉर्मूला होगा। याद रखना इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू अगर निकालें हम देखते हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी। तो 11, 13, 15, ठीक है, 17, 19, 21 और यहाँ हो गया कितना 23, और ये हो गया 25, 27 और 29। तो यहाँ से अगर गिनोगे तो ये टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर हो गए हमारे पास 15। तो यही n की वैल्यू होती है 15। बात क्लियर है। n की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, ये वाला। यहाँ से भी निकाल सकते हो। लास्ट नंबर L = A + n-1 इंटू में D। तो इससे भी आप n की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन वो कंडीशन जब ज़्यादा नंबर हो तो उस केस में यूज़ करना। यहाँ तो आसानी से निकाल सकते थे। खैर n की वैल्यू 15 आ गई, तो 15 का स्क्वायर कर दिया हमने 225। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। खैर तो यहाँ से इसके 1 मिनट इसको लिख ही लेते हैं ना, यहाँ से हम। ठीक है, तो 2 और मल्टीप्लाई में n का स्क्वायर मतलब कि 15 का स्क्वायर फिर से 225 आ जाएगा। 225 - 1, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारे पास 450। 450 में से 1 चला गया, तो ये आया हमारे पास 449। तो यहाँ इसको पूरा का पूरा लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई में 449। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए? क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है कि कैसे आ गया? अब कुछ भी नहीं करना है, इसमें से माइनस कर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन साथ के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। जैसे ये तो हमने निकाल लिया, कितना ये था हमारे पास, किसकी वैल्यू थी? ये 11 का क्यूब से लेके 29 तक के क्यूब की वैल्यू थी। लेकिन इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें 1 की क्यूब से लेके 9 की क्यूब तक हमें माइनस करना पड़ेगा जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे। अभी जो ये वैल्यू आई है वो 1 से लेके तुम्हारा कितने 29 तक के क्यूब की वैल्यू निकल करके आई है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से फिर यही माइनस हो जाएगा कि n² है ना, और 2n का स्क्वायर -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 से लेके 9 तक, 1, 3, 5, 7 और 9, तो 5 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख लें इसको क्या, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में 25 × 2, तो ये हो गया 50। 50 की -1 कर देंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, 49 आ गया। बस इसको कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, और कैलकुलेट करने के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 99800। माइनस तो आप कर सकते हैं ना, पहले मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हमने होमवर्क के लिए दिया था। खैर किसी ने किया नहीं, कोई बात नहीं। वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक और हो गई थी कि n-1 का फॉर्मूला लिख दिया था। वो होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए। अगर विषम संख्या आएंगी तो इस प्रकार से करेंगे। खैर अच्छा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का 1। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, उधार दी गई राशि 50% वार्षिक दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष के साधारण ब्याज के मध्य अंतर 1250 रुपये है, राशि क्या है। मेरी बात को समझना, सबसे पहले तो इसने क्वेश्चन में अर्धवार्षिक दिया है। क्या दिया है गया है आपको, अर्धवार्षिक। सीआई के केस में अगर अर्धवार्षिक दे रहा है तो मैंने आप लोगों को बताया कि रेट को क्या करते हैं, हम रेट को 2 से भाग करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब क्या दिया जाए, अर्धवार्षिक। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ब्याज जो है हर 6 महीने में जाएगा, हर 6 महीने में जाएगा, तो 6 महीने में 2 बार जाएगा, इसलिए टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रही पहली बात, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्ष, रेट हो जाएगा 25%, है ना। रेट को हमने काट दिया, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। खैर, हमें डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों को पहले भी, D = P/100, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। बस यहाँ से P की वैल्यू निकल जाएगी। डिफरेंस हमें जो दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन में 1200, कितना डिफरेंस 1250 दिया गया है। P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। R की वैल्यू की बात करेंगे तो मैंने कहा रेट को 2 से भाग करेंगे तो 50 था, 50 से काटेंगे तो 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। टाइम तो 2 वर्ष हैगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 वर्ष दिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा। तो 25/100, इसका मतलब 1/4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना, 1/4। समझ गया ना मैंने कैसे किया है, 25 से काट दिया 100 को तो 1/4 आ गया। अब 1/4 का भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो 16 बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी, तो यहाँ हमने लिख लिया 16। बात क्लियर है, चलिए ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 × 5 = 80 होता है, 16 × 2 = 32 और 8 = 40 होता है। 16 × 1 = 16, 16 और 4 होता है 20। तो यहाँ से P की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी, P की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 2000 होगी ना, 2000 होगी, 1 0 कम है ना, 1 0, इसको 20,000 करो, ठीक है। तो यहाँ से हमने P की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इतनी बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य का 9 गुना क्रय मूल्य के 10 गुना के बराबर है। देखो, विक्रय मूल्य का 9 गुना, तो इसका मतलब का मतलब मल्टीप्लाई होता है। विक्रय मूल्य मतलब कि SP, 9 SP बराबर है, क्वेश्चन में बोला गया है किसके, 10 CP के, 10 CP के। तो 9 SP बराबर है 10 CP के, कोई दिक्कत नहीं है। तो SP की वैल्यू 10 आ गई और CP की वैल्यू 9 आ गई। आमने सामने वाली वैल्यू होती है, ये तो मल्टीप्लाई में याद रखना। तो CP, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, 9, और SP कितना हैगा, SP है 10। मतलब कि 9 रुपये की वस्तु लेके आ रहा है, 10 रुपये की बेच रहा है, तो इसका मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 9 रुपये पर। लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है, ठीक है ना। लॉस या प्रॉफिट कभी भी होगा वो CP पर ही होगा, इनटू में 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.11% आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोग समझ गए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की और देखते हैं कि 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक विक्रेता को 100 पेन 180 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। एक चीज़ बताना आप लोग मुझे, 100 पेन, देखो 100 पेन है, 100 पेन है ना, 100 पेन है, और ये कितने के हैंगे, 180 रुपये के, 180 रुपये के, 180 रुपये के 100 पेन है। तो अगर मैं कहूँ कि एक पेन कितने का है, तो 0 से 0 काट दो, ये 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। हमने यहाँ से निकाल दिया एक पेन का सेलिंग प्राइस, 1 पेन SP कितना हैगा, 1.8। बात क्लियर। अब देखो, जब ये बेचता है तो इसे 20% का 10% का लॉस होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, हम CP निकालेंगे तो 1.8, यहाँ से CP निकालेंगे, CP ऑफ 1 पेन, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, 10% का लॉस हो रहा है तो 90 × में 100। बात क्लियर। तो यहाँ से CP निकल के आ जाएगा 9 दूनी 18। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ CP कितना, 20 रुपये, 20 नहीं आएगी, 2 रुपये आएगी, है ना।
दशमलव भी तो था दशमलव से। तो इसका मतलब ये है कि 2 रुपये की वस्तु थी और 1 रुपये 80 पैसे में बेच रहा था। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। वो कहता है कि 20% का लाभ चाहता है, क्वेश्चन में कहा गया 20% का लाभ चाहता है, तो 2 रुपये की वस्तु 20% का लाभ चाहेगा तो कितने की बेचना चाहेगा? 20% का लाभ मतलब कि 120/100। बात क्लियर है, 0 से 0। तो यहाँ से काटा हमारे पास 2.4 आ गया। तो इसका मतलब वो 2 रुपये 40 पैसे की बेचना चाहता है। बात क्लियर है, 2 रुपये 40 पैसे की एक कलम बेचना चाहता है जब उसे प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में कहा गया है 144 रुपये में। अब देखो 2 रुपये 40 पैसे और उसने कहा कि 144 रुपये में कितनी कलम, तो एक कलम की वैल्यू ये है। 144 कलम की कितनी वैल्यू हो जाएगी, निकाल सकते हैं। पॉइंट हटाया, दशमलव बढ़ा, 12 दूनी 24, 12 12 144, 2 से काटा 60। तो यहाँ से निकल करके आ गए 144 रुपये में 60 कलम बेचेगा। बात क्लियर है। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यही पूछा था ना, कितने पेन बेचने चाहिए, तो 60 पेन बेचने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। नहीं आ रही समझ, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग और बताएंगे। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो भाई। ठीक है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जो जो कर सकते हो कर दो, सब कुछ करके फेंक दो एक तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? हाँ 4 करेंगे आप। यदि एक संख्या Z1 दूसरी संख्या Z2 से 95% कम है तथा Z2 3200 से 5% अधिक है तो Z1 का मान क्या है? देखो एक संख्या हो गई Z1, एक संख्या हो गई Z2। अब Z2 से अलग एक और कोई संख्या रही होगी, वो 3500 है। ये संख्या 95, ये कितनी दे रहा है? Z2 के 95% कम है, ठीक है। Z2 3200 से 5% अधिक है, ठीक है। Z2 जो है 3200 यानी 3500 नहीं है, 3200 है। Z2 जो है, ठीक है, 5% अधिक है, ठीक है, 3200 से, ठीक है। तो इसका 5% निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्या निकाल रहे हैं? 5%। तो बटे में 100, 0 से 0 काटा तो हमारे पास आ गया 160। अब देखो ये तो 3200 था, ये कह रहा 3200 से भी 160 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 3360 हो गया। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें 160 ही तो जोड़ा है, तो ये हो गया 3360। ठीक है, ये कह रहा है कि ये इसकी 5% है, यही कहा है ना। 95% कम है, ठीक है। Z1 जो है दूसरी संख्या Z2 से 95% कम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 5% है। 95% कम है तो इसका मतलब ये 5% है। तो हम सीधा सीधा इसका क्यों ना 5% ही निकाल दें। 3360 का मुझे कुछ अपनापन नहीं आ रहा, खैर देख लेते हैं। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 5 छंग 30 हो गया और 5 तिया 15, 15 और 1 16। ठीक है, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 15 3 18 होगा ना यहाँ पर। 5 तिया 15 1 16, नीचे 10 था तो डिवाइड कर दिया तो 168 आ गया। बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है, Z1 की वैल्यू पूछी थी और हमने कितनी निकाल दी, 168 निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 4 था, है ना। अब चलेंगे 5 की और देखते हैं कि 5 में क्या दिया गया है। 5 में क्या दिया गया है, एक महाविद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:2 दे रखा हैगा। 20 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें तथा 20 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 8:3 हो जाएगा। महाविद्यालय में लड़कों की आरंभिक संख्या क्या थी। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए। देखो बात कर रहा है बॉयज़ की और बात कर रहा है किसकी, गर्ल्स की। बॉयज़ की बात करेगा तो पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है 9x, हमने x मान लिया और इसको मान लिया कितना हमारे पास आएगा 2x। अनुपात को हम x मान सकते हैं। इसमें से 20 लड़के चले गए या 20 लड़कियां आ गई, जिसकी वजह से रेशो जो हो गया, रेशो बराबर होगा किसके, 8/3 की। बात क्लियर है। कुछ भी नहीं करना, इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन के साथ, इस 8 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के साथ कर देंगे। तो ये हो गया 9 3 27x और कितना 3 दूनी 6, 60 हो गया, बराबर में 16x प्लस 160। यहाँ x में से x घटाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, 4 7 4 11x। ठीक है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 220। तो 11 दूनी 22। x की वैल्यू हमारे पास जो आ गई, x की वैल्यू आ गई कितनी,
20, x की वैल्यू 20 निकालती है। लड़कों की आरंभिक संख्या पूछी है, 9 मल्टीप्लाई x कर देंगे तो 180 हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है? तो सभी के सभी बोलेंगे हाँ क्लियर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, एक वस्तु पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का 200% है, ठीक है। तो देखो हम जनरली क्या करते हैं, जब सीपी कुछ भी नहीं दिया तो हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। एक वस्तु पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का 200% है। एक चीज़ बताना, अगर लाभ जो है 200% है तो एसपी कितना रहा होगा। मैं कहता हूँ कि 200 का एसपी लाभ हुआ है तो आप ये कहेंगे कि जी 300 की बेची गई होगी वस्तु। बात क्लियर है? यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाए, अब देखो इसमें 50% की वृद्धि कर देगा, 100 का 50% 50 होगा, 50 इसमें जोड़ देंगे तो इसका मतलब 150 हो गया। कह रहा है कि विक्रय मूल्य वही रहता है, तो विक्रय मूल्य वही हो गया है ना, विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है। लाभ जो है, लाभ कितने का हो रहा है, 150 का। अब कह रहा है विक्रय मूल्य का, वैसे तो हम लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर कहते हैं, लेकिन उसने कहा कि विक्रय मूल्य का, तो हम बेस रखेंगे विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, ठीक है। 2 0 से 2 0, 3 पंजे 15, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर कितना, 50%। इट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 7 में क्या दिया गया आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे और कहता है कि ए अकेला एक कार्य को 36 दिन में करता है। पी अकेला एक कार्य को 36 दिन में करता है और किसकी, क्यू और आर मिलकर इस कार्य को करते हैं कितने दिन में, 45 दिन में करते हैं, 45 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कि पी कॉमा क्यू कॉमा आर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 180। एलसीएम ही हमारे पास क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ठीक है। एलसीएम लेने का तरीका मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। देखो इसमें डिफरेंस देखो, आप मैक्सिमम डिफरेंस देखो कि कितना हो रहा है, और वो डिफरेंस कॉमन होना चाहिए जो दोनों संख्या को काट रहा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कितना है, 9 को छोटी से भाग करो, 9 चौक 36, इस 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो 180। एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ, वीडियो डाल रखी है, नहीं तो उसे जाके देख लो, ठीक है। 180, इसकी एफिशिएंसी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। टोटल एफिशिएंसी पी क्यू आर की हो गई कितनी, 9 से इसको डिवाइड करेंगे टोटल वर्क से, तो आ जाएगा कितने दिन में करेंगे, 20 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ कहा गया है कि x बराबर है 2/3 y के, ठीक है। और दूसरी बात कही गई है y बराबर है 3/4z के, ठीक है जी। तो बस x y z का हमसे रेशो पूछा है। अब देखो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू 2 है, सामने वाली वैल्यू होती है, y की वैल्यू 3 है, इस बात को समझना। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू सामने वाली वैल्यू होती है ना, जो अपॉन में होती है वो वैल्यू, y की वैल्यू 3 है। दूसरी बात में कहा गया है तो x y की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है, तो y की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर भी 3 है, और z की वैल्यू की बात करेंगे तो z की वैल्यू है 4। देखो y की वैल्यू यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होती, अलग अलग होती तो हम इसे बराबर करते, हमें बराबर मिल गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x की वैल्यू सीधी सी 2 हो गई, y की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, z की वैल्यू 4 हो गई, बस 2 3 4, इट विल बी योर आंसर। तो ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की। 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है हमें 9 में, ठीक है। देखो दो व्यक्ति हैं S तथा U, दिख रहा है ना, ठीक ठीक। तो देखो दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति S और U, S तथा U 11:45 पर, पूर्वाह्न का मतलब होता है मॉर्निंग, ठीक है, AM पर एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है जी। और 15 मिनट बाद S 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
यू की ओर चलना प्रारंभ करता है, जबकि दोपहर 2 बजे, अपराह्न का मतलब होता है 2 बजे, यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एस से दूर चलना प्रारंभ करता है, तो वह अगले दिन किस समय पर मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। देखो ये दो लोगों के बीच की दूरी हो गई, इसको टेढ़ा मत बनाओ भाई, इसको सीधा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास एस और यू, यहाँ हो गया एस, यहाँ हो गया यू। 11:45 हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन 15 मिनट बाद चला, इसका मतलब 12 बजे चला है। ये कितने बजे चला है? 12 PM हो चुके हैं। 12 PM पर चलना स्टार्ट किया है इसने, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दे रखी है आपको 120 किलोमीटर दे रखी है। 12 बजे चला और किस स्पीड से चला? एस चला है 24 किलोमीटर प्रति घंटे से। एस की जो स्पीड हैगी वो हैगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज़ बताइएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी मत बताओ, ठीक है। यू की ओर चलना आरंभ करता है और दोपहर 2 बजे, जबकि 2 अपराह्न का मतलब होता है दोपहर 2 बजे, है ना, 2 PM पर। अब एक चीज़ देखो, 2 PM पर यू भी चलना स्टार्ट कर देता है, तो ये 12 बजे से 2 बजे तक चलता रहा किसके? यू की तरफ। तो इसका मतलब 2 घंटे में, 1 घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो 2 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। बोलो हाँ की होगी, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, माइनस करने के बाद आ गया 2, ठीक है, और कितना 11, 7, तो आपके पास 72 किलोमीटर बचा। रिमेनिंग जो बचा है आपके पास 72 बचा है, बात सही है ना, ठीक है। अब 72 किलोमीटर बचा हमारे पास, डिस्टेंस जो आ गया हमारे पास 72 आ गया। अब दूसरी बात समझना कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि यू भी इधर को ही चल रहा है, यू इसके अपोजिट नहीं चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक की स्पीड 24 है, एक की स्पीड कितनी है? 24 है, और दूसरे की स्पीड जो हैगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, ठीक है। तो स्पीड जो हमारे पास आ गई कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। इस डिस्टेंस को कवर करेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, कितने समय में करेंगे? 18 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। अगर दोनों 2 बजे चले हैं, देखो हमने इसको भी बराबर कर लिया था ना, 2 बजे तक लेके आ गए थे, तो जो कैलकुलेट करेंगे समय 2 बजे से करेंगे। 2 बजे हम चले थे, ठीक है, और प्लस इसमें 18 घंटे और जोड़ दें तो हमारे मॉर्निंग के हो जाएंगे कितने? हम 18 घंटे और जोड़ दें तो हमारे बच जाएंगे 8 AM, ठीक है ना। तो मॉर्निंग के 8 बजे एक दूसरे को मिलेंगे। तो बताओ, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नहीं समझ आ रही तो वीडियो को आगे पीछे करेंगे और फिर देखने की कोशिश करो, समझो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 10 किया ना? हाँ अच्छा, 10 नहीं किया, 10 भी ऐसा ही है कुछ। विवेक है 10, पूर्वाह्न का मतलब मैंने ये बताया है कि AM होता है। पूर्वाह्न पर 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करता है, ठीक है जी, विवेक है। और नीरज विवेक से 3 घंटे बाद 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करता है। नीरज दोनों ने एक साथ, देखो यहाँ पर लिखा होना चाहिए था नीरज और विवेक दोनों एक ही स्थान से शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कहीं एरर हो गया है, ये पेपर में ही आया है, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया। शुरू करते हैं तथा एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीरज तथा विवेक एक दूसरे से 7 बजे मिलते हैं। दूसरा, 6 बजे तक नीरज और विवेक दोनों के द्वारा चली गई दूरी 992 किलोमीटर है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो एक व्यक्ति है, सुबह 10 बजे उठा, 10 बजे उठा और उसने चलना चालू कर दिया किस स्पीड के साथ? तो ये चल रहा है 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ, 64 है ना। विवेक है, विवेक जो चला वो चला किससे? 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ, और ये चलता चला गया कितने? 3 घंटे तक। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 6 × 3 = 18, 192 किलोमीटर। बात क्लियर है? अब इसको याद आया, किसको याद आया? कौन है ये दूसरा, क्या नाम है भाई? ये नीरज भाई, ये आ गए नीरज, ठीक है। अब नीरज को याद आया
3 घंटे बाद तो नीरज ने कॉल की इसे कि हाँ भाई कहाँ हूँ। उसने कहा कि मैं 64 किलोमीटर प्रति घंटे से चला हूँ और मुझे चलते चलते तीन घंटे हो चुके हैं। तो 10 बजे से तीन घंटे और एक्स्ट्रा कर देंगे तो इसका मतलब 1 बज चुका है अभी। बात क्लियर है ना, 1 बज चुका है। उसने कहा ठीक है। इसने भी चलना स्टार्ट कर दिया किस स्पीड से, 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अभी सेम डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मैंने स्पीड बताया, अभी भी माइनस होती है तो 96 में से माइनस कर देंगे 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है कि डिस्टेंस हमारे पास आ गया 192 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 32, तो इससे इसको काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार, तो 6 आर आ जाएगा। मतलब कि एक दूसरे को मिलेंगे कितने, 6 घंटे में। दोनों एक ही समय से चले थे तो यहाँ मतलब कि दोनों एक ही स्थान से चले तो 1 PM पर चले थे, प्लस 6 और जोड़ देंगे तो इसका मतलब 7 PM पर मिलेंगे। तो पहला तो जो दिया गया है निष्कर्ष वो ठीक है कि 7 बजे मिलेंगे। बात क्लियर है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं आंसर में जो पेपर में जो आंसर आया हुआ है इसमें कह रहा है कि ना तो 1 ठीक है और ना ही 2 ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 ठीक होना चाहिए। खैर, अगर बात करते हैं, कह रहा है कि 6 बजे तक नीरज और विवेक दोनों के द्वारा तय की गई दूरी 992 किलोमीटर है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, डिस्टेंस तो नीरज और विवेक द्वारा तय किया गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितने बजे तक, 6 बजे तक। तो इसको और देख लेते हैं। नीरज की बात करते हैं, नीरज 6 बजे तक चलेगा तो कितना चल जाएगा 6 बजे तक। ये 10 बजे चलना चालू किया था ना, 6 बजे तक कितना चलेगा, तो ये हो गया 2 और 6, 8 घंटे चला नीरज। 8 घंटे नीरज चला तो इसकी स्पीड कितनी रही, 64। दोनों की स्पीड, दोनों का डिस्टेंस पूछा ना, दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी, ठीक है। तो हमारे पास हो गया कितना, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके। देखो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, ये 8 घंटे चला है तो इसका मतलब 672 चला है, ये 6 घंटे चला है तो 576 चला है। दोनों का डिस्टेंस हो गया 1148। देखो दोनों का अलग अलग डिस्टेंस पूछा है कि ये कितना चला, तो दोनों ने अपनी अपनी दूरी तो तय की है ना, तो टोटल डिस्टेंस जो चला है इन्होंने 1148। तो दूसरा निष्कर्ष ठीक नहीं होगा, एक ही निष्कर्ष ठीक होगा। ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं कि क्या दिया गया है 11 में, ठीक है। देखो, यदि समय अवधि 15 वर्ष से बढ़ जाती है, यदि समय अवधि 15 वर्ष बढ़ जाती है, 15 वर्ष से बढ़ जाती है तो 2000 रुपये की राशि का साधारण ब्याज 7500 रुपये से बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो कभी भी ऐसा बढ़ जाता है कहता है ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम हमारे पास वही है, 15 वर्ष वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है ना। दूसरा टाइम दिया जाता तो हम डिफरेंस देखते। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 2000 रुपये हैगा, और यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, एसआई की बात करेंगे तो एसआई हो गया हमारे पास 7500। बात क्लियर है। तो बस अब तो कैलकुलेट कर देंगे आप लोग, रेट निकालना है। रेट यू नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड अ रेट, टॉक इन इंग्लिश। नेक्स्ट 2.5 मिनट, गॉट इट, ओके। चलिए ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इतनी आती थी, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हाँ ठीक है, एस आई इंटू 100, फॉर्मूला क्या होता है, एस आई गुणा 100 अपॉन में टाइम ये आ गया। और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, 2000 दे रखी। 2 से 2 0 काटा, 1 से 1 0 काटा, 15 पंजे 75, ठीक है। 2 से काटा तो यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, 25%। इट विल बी योर आंसर। तो ये रही बात 11 की। चलते हैं 12 की ओर और देखते हैं कि क्या दिया गया है। देखो आसान सा है क्वेश्चन नंबर 12, खुद से करने की कोशिश करेंगे, पहले कई बार किया हुआ है ना हम लोगों ने। सक्सेसिव लगाओ और कर दो। एक वृत्त की त्रिज्या है 25% बढ़ गई, तो यहाँ पर 25% बढ़ी है ना, तो हम क्या करते हैं, 25 बढ़ी है तो देखो त्रिज्या बढ़ी है, त्रिज्या को 2 बार बढ़ाया जाता है क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आर स्क्वायर, तो त्रिज्या को 2 बार बढ़ाएंगे, 25 प्लस 25 बड़ी है इसलिए प्लस कर देती। देखो ये चीज़ जानते हो ना आप, a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी, प्लस प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, a इंटू बी अपॉन में 100, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए
तो 25 25 अब मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई 25 और यहाँ आ गया 100। बात क्लियर है? ठीक है, तो 25 ये हो गया हमारे पास 50, ठीक है 50 हो गया ना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं ना, ये प्लस का साइन है यहाँ पर। 625 मतलब कि 2 पॉइंट दिस, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 56.25, इट विल बी योर आंसर। तो कितना परसेंट आ गया, कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 56.25% की वृद्धि होगी। और भी तरीके हो सकते हैं इसको करने के, बट दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ वट एवर करने का तरीका, है ना। खैर, एक संख्या को 44%, एक संख्या हमें नहीं पता कौन सी है, तो हमने x माना 44%, परसेंट का साइन हटता है तो मैंने आपको बताया नीचे 100 आ जाता है। 44% का 25%, तो 25% के नीचे भी 100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25% कॉमा 121 है, तो 121 है तो भाई बराबर कर देंगे, 121 है, ठीक है। तो उस संख्या का 16% पूछा, इसका 16%, तो बस इसका 16% और निकाल दिया हमने, या पहले संख्या ही निकाल लो, पहले संख्या निकाल लो। चलो, तो हम किससे कर देंगे? 25 से कम 25, 25 चौक 100। बात क्लियर है? इसको इससे काटा तो ये आ गया 11, 11 से इसको काटा तो ये गया 11, ये उधर जाएगा। अच्छा, 11 से 11 चला गया ना, है कुछ गड़बड़ कर दी ना, ज़्यादा जल्दी कर दिया, रुक जाओ अभी दोबारा से करने दो। ठीक है, x का 44% हो गया, 44/100 हो गया, गुणा में 25%, 25% 1/4 लिख देंगे क्या डायरेक्ट, है ना, 1/4 लिख दिया इसको, बराबर है 121। 11 चौक 44, 11 11 121 हो गया। इस 4 से इस 4 को काटा तो ये आ गई संख्या हमारे पास 1100। 1100 का आपको 16% निकालना है, तो परसेंट दिस 16 कम 16, 16 कम 16 1 17, तो 176 इट विल बी योर आंसर। तो बोलो हाँ कि हमें समझ आ रहा है, सारी बात ठीक ठीक लग रही है कि हम चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए, लाइक भी कर दिया है हमने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। ठीक है, 14 कह रहा है यदि 8/3t, ठीक है, ये t है, ये 3 है, सही से बना लो इसको, 3, ठीक है, बराबर है 3v के, बराबर है 3v के, बराबर में 8/3s, और आपसे t रेसो, इसका रेसो पूछा गया है, t रेसो v रेसो s पूछा गया आपसे कितना होगा। चलिए, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन की वैल्यू है उसको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। 3 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो एलसीएम लिया तो 3 ही आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया हमारे पास 8t। ठीक है, यहाँ पर भी 3 होगा तो ये हो गया हमारे पास बराबर में 9v, बराबर में यहाँ भी 3 होगा, तो 3 से 3 गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, 8s। बात क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब 8 9 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 8 9 8 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 72। हमने एलसीएम ले लिया, 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो 8 9 72t, है ना। अब यहाँ से t की वैल्यू निकलेगी, 8 9 72, तो t की वैल्यू जो निकली है हमारे पास 9 आएगी, और v की वैल्यू 8 9 8 72, ये आ जाएगी हमारे पास कितनी, 8, और ये आ जाएगी s की वैल्यू tvs, तो ये आ जाएगी 9, तो 8 रेसो 9 रेसो 8, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 64 दे रखा है लास्ट में, s की वैल्यू 64, जो कि नहीं बनेगी वैसे, तो शायद इसमें एरर है, ऑप्शन जो बनेगा इसका 9 होगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी ज़रा देखो, हो सकता है क्या ऐसा, वैसे तो संभव नहीं है भाई, आप लोग भी देख लेना कैलकुलेशन, वैसे जहाँ तक है ठीक ही किए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। 8/3 ये भी है, 8/3 ये भी है, अगर वो 64 बन रहा है तो ये भी 64 बनेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से आंसर इसका यही हो जाएगा। वैसे बाद बाकी आप लोग देख सकते हो, कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, नहीं तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्या, 9/8/9। ठीक है, tvs की वैल्यू हो जाने वाली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में क्या दिया गया है देख लेते हैं। कह रहा है कि
3 कप, हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक था। 3 कप में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात 10:11 है। तो हमने माना मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात है वो हैगा 10:11। बात क्लियर है। और आगे जो कहा गया है, उल्टा लिख दिया ना हमने, 11:10 है, ये है 11 और ये है 10। ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। बात क्लियर है। और आगे जो दे रखा है 10 और 13 दे रखा है आपको, ठीक है। और फिर दे रखा है मिल्क और वाटर का ही दे रखा है ना, 3 कप है, तो ये दे दिया हमें 2 और 1। बात क्लियर है। कह रहा है कि पहले कप में से 21 लीटर तथा दूसरे कप में से 23 लीटर लिए जाता है। अब एक चीज़ देखना, पहले टोटल हम देख लेते हैं, टोटल हमारे पास कितना है। तो आप लोग ये कहेंगे जी टोटल है हमारे पास 21, ठीक है। वो कह रहा है 21 ही लिया जाता है, तो मतलब 21 से 21 ले लिया गया तो बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो मतलब कि 21 बराबर 21, 1 की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो क्वांटिटी रेशो में दी गई थी ये एक्चुअल में यही वैल्यू है। समझ रहे हो, रेशो के बाद कटने की वैल्यू जो आती है ना, ये वह वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल में 10 लीटर ही था। ये कितना था, ये 11 लीटर था, ये 10 लीटर था, पानी जो भी था, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये भी 23 ही आ रहा है और 23 ही इसने निकालने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से भी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 23 ही निकल के आ गई। हो सकता है कि उन विद्यार्थियों को कम समझ आएगा जिन्होंने, कौन सा चैप्टर का है ये क्वेश्चन, ये चैप्टर हैगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। जिसने नहीं किया उसको थोड़ा कम समझ आएगा, ठीक है। उसको चैप्टर एक बार क्लियर कर लोगे, पढ़ लोगे तो थोड़ा सा समझ आ जाएगा। खैर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी यही आ गई। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ मिल्क और वाटर, टोटल की वैल्यू तो हमारे पास ये तो एग्जैक्ट आ गई कि हाँ जी ये कितना है, 21 लीटर है। ये बात रही मिल्क की, ये मिल्क है हमारे पास 21 लीटर। इसकी हमें पता नहीं है तो हमने +2x कर दिया। इसकी वैल्यू का तो नहीं पता ना, अभी हमें 2x कर दिया। प्लस अगर इसकी बात करें तो ये हो रहा है हमारे पास, वाटर हो रहा है 23 लीटर, तो 23x + x, ठीक है। ये पानी वाला एक रेशो जो है, इसकी वैल्यू को तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। आगे क्या कहा गया है कि ये बराबर है 1/1। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख लें कि 21 + 2x बटे में कितना, 23x + x बराबर 1/1। बात क्लियर है। देखो पहली बात तो अब यहाँ से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है वैसे, ठीक है। यही वैल्यू आ जाएगी 21। देखो मैं यहीं पे डायरेक्ट ही लिख देता हूँ कि ये वैल्यू रहेगी जो बराबर में रहेगी। बात क्लियर है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप लोग निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू आ गई कितनी, 2। हमसे पूछा क्या गया था अंतिम मिश्रण में, इस वाले मिश्रण में दूध और पानी का टोटल पूछा गया था। तो टोटल 2 और 1 3, x की वैल्यू निकाल दी तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 लीटर आंसर हो जाएगा। तो इतना नीचे तक दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा सा ठीक था, आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन में समस्या आती, बाकी तो सब आसानी थे। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं। यदि प्रत्येक सेब के मूल्य में 60% बढ़ाया जाता है तो व्यक्ति 64 रुपये में 12 सेब अधिक खरीद पाता है। तो एक सेब का आरंभिक मूल्य, देखो एक चीज़ बताना, कोई चीज़ बढ़ती है या कोई चीज़ घटती है तो इसका मतलब इफेक्ट जो पड़ता है उसके सबसे पहले रेट पर पड़ता है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी पर पड़ता है। इतनी बात क्लियर है। तो 60% बढ़ाया गया तो इसका मतलब 60% किसका, 64 रुपये का। तो 64 का 60% निकालेंगे सबसे पहले। तो 0 से 0 कर दिया हमने और ये हो गया हमारे पास 6 चौक 24। यहाँ से आ गया 6 चौक 24, 6 36, 36 और 2 38, ये आ गया। बात क्लियर है। 10 था तो हमने ये लगा दिया। अब देखो इतना रेट बढ़ा है जिसकी वजह से 12 सेब अधिक आ रहे हैं। भाई इसकी वजह से ही तो 12 सेब अधिक आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक सेब का निकाल सकते हो, एक सेब का रेट क्या रहा होगा बढ़ने के बाद। तो आप लोग कहेंगे हाँ जी निकाल सकते हैं। इसको काट दिया, 12 3 36, 12 दूनी 24, मतलब कि रेट जो बढ़ा है 3 रुपये 20 पैसे है, ठीक है। एक सेब का रेट बढ़ने के बाद अगर मैं बात करूँ न्यू प्राइस की, तो न्यू प्राइस हमारे पास आ गया 3 रुपये 20 पैसे न्यू प्राइस, ठीक है। कब, बढ़ने के बाद में। इतनी बात क्लियर है। देखो ये तो न्यू प्राइस, अगर आपसे ओल्ड प्राइस पूछता है ना तो क्या करना है आपका कि कितना बढ़ा है, ये 16% बढ़ा है ना, तो 160 से भाग कर देंगे, इनटू में कितना 100 रख देंगे। 0 से 0 काटा, 16 दूनी 32 और ये आ गया हमारे पास 0 हो गया। तो कितना हो गया, 2 रुपये रहा होगा।
तो ये हो गया ओल्ड प्राइस। आपसे जो भी पूछे बता सकते हो, ये न्यू प्राइस हो गया, ये ओल्ड प्राइस हो गया। इसकी वैल्यू पूछी थी तो 2 आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 वैसे कराने लायक तो है नहीं, चलो फिर भी दिखाई देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, एक कार है, इसको मीटर में क्या दे रखा है, मीटर पर सेकंड दे रखा है और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 करना होगा किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। खुद कर लेंगे आप लोग इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 इंग्लिश में ही आया हुआ है, PDF में ही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, द स्पीड ऑफ स्टीम इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है पानी जो नाव की धारा की जो गति है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि ठहरे हुए पानी में जो नाव की गति है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाउ मच टोटल टाइम विल बोट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। एक मिनट, कहाँ चला गया भाई। चलिए, तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं ना, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड दे रखी है किसकी, पानी की स्पीड है ना। तो पानी की स्पीड क्या हो गई, स्पीड ऑफ वाटर की स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर। और अगर मैं बात करता हूँ बोट की स्पीड हो गई कितनी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन में दी गई है। 4 किलोमीटर तो विपरीत जाता है, 9 किलोमीटर पानी के साथ जाता है। ये पानी के साथ गया है ना, इसको ऐसे रखना। ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। ठीक है, पानी के विपरीत जाता है, पानी के साथ जाता है। अब एक चीज़ बताना, जब ये पानी के विपरीत जाएगा तो स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर स्पीड आ गई 5। ठीक है, प्लस करेंगे क्योंकि टोटल समय पूछा है हमसे। ठीक है, डिस्टेंस अपन में स्पीड, हम टाइम ही तो निकाल रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, जब पानी के साथ साथ जाएगी तो स्पीड को क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। भाई पानी के सेम डायरेक्शन में अगर नाव चलाओगे तो नाव तेज चलेगी ना। तो यहाँ से ये स्पीड आ गई कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है। इसको अगर हम काटें तो 0.8 आ जाएगा, है ना। और इसको काटें तो यहाँ हो जाएगा 45 दूनी 0.2 आ जाएगा। 0.8 और 0.2 को अगर मैं जोड़ूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो यही हम लोगों का आंसर होगा। बात क्लियर है। अब ऐसे मत करना कि ये आ रहा है ना, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो एक ही आंसर आ जाएगा। 1 घंटे में दोनों एक दूसरे से दोनों इतनी दूरी को 1 घंटे में हम कवर कर लेंगे। तो ये रही बात 18 की। 19 की ओर चलते हैं और 19 देखते हैं। 19 भी क्वेश्चन ठीक था। ठीक है, जे कोमा के और एल 3 छात्र हैं। जे को के से 52% अंक तथा एल से 56% अंक प्राप्त हुए, अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि के को 1300 अंक प्राप्त हुए तो एल द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो बात कर रहे हैं किसकी, 19 के, है ना। एक बार देख लेते हैं। तो जे, एक मिनट 19 है ना। जे जो हैगा के और जे कोमा के एल 3 छात्र हैं, जे के एल। ठीक है, 3 छात्र हैं। तो ये 52% है, ये 56% अधिक है। यदि के को 1300 अंक मिले हैं, देखो के की वैल्यू उसने दे दी है कितनी, 1300। के को 1300 अंक मिले हैं। ठीक है, जे को के से 52% कम मिले हैं। जे को है जो के से 52% कम मिले हैं। तो 52% निकाल देते हैं इसका जल्दी से कि 52% कितना होगा। और 52% कम मिले हैं तो इसका मतलब 48% मिले हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो 52% कम मिले हैं तो इसका मतलब 48% मिले हैं। तो 0 से 0 काट दिया, 13 8 104 हो गया, है ना। 13 चौक 52 और 10 62। तो इसको जो मिले हैं वो कितने मिले हैं, ये मिले 624। तो एल द्वारा कितने अंक, अच्छा एल की बात कर रहा है तो एल को एक बार देख लेते हैं। 52% अंक तथा एल से 56% अधिक। अब एक चीज़ देखो, हमें एल की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें एल का निकालना है ना, जे और एल के कंपेयर कह रहा है कि 56% अधिक, तो सीधा सीधा कर दो 156 से भाग।
56% अधिक। तो यहाँ से कर दिया तो ये गया कितना 4 बार। इनिशियली 100% आ गया तो एल की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 400 आ गई। बस एल की वैल्यू पूछी थी, आंसर एकदम ठीक आ गया अपना कितना 400। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को फिर से कमेंट बॉक्स में समझा दूंगा फिर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का और देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। कह रहा है 2 पाइप है ए और बी। क्वेश्चन ठीक है, पहले खुद से करने की कोशिश किया करो हर क्वेश्चन को। ए और बी एक खाली टंकी को अलग अलग 90 और 135 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है जी। यदि सी अकेला संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 108 घंटे में खाली कर सकता है, सबसे पहले दोनों पाइप ए और बी खोल दिए जाते हैं तथा 48 घंटे बाद सी भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में संपूर्ण भर जाएगी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले बात की गई ए और बी की। ए 90 में और बी हो गया हमारे पास 45 में। सी जो है जो पाइप को खाली कर रहा है वो 135 मिनट में। बात क्लियर है। अगर इसका एलसीएम देखेंगे तो ये तो 90 ही जाएगा, है ना, 90। अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया, ए इसका 135 है, बी का 135 है और सी 108 है, सी 108 है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से इसका एलसीएम ले लेते हैं अब। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 15, हाँ 45 दूनी 90, 270 और कितना हो गया 108। इसमें क्या अंतर मिलेगा आपको, हाँ 2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसके, 1 मिनट देख लेते हैं ज़रा। एलसीएम हो जाएगा इसका 540, है ना। एलसीएम उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते हैं कि कैसे निकालते हैं, नहीं तो एक वीडियो डाल रखी है, नहीं मिलती तो बताना मुझे कमेंट करके, मैं लिंक शेयर कर दूँ आपको। ठीक है, एलसीएम हो गया हमारे पास कितना 540। एफिशिएंसी निकालते तो 9 6 54। ठीक है, और ये करेगा तो कितनी बार जाएगा आपका 5 तो नहीं, ये 4 बार जाएगा, है ना। 13 चौक 52, हाँ ठीक है, ये 4 आ जाएगा और इसकी एफिशिएंसी जाएगी 5 बार, है ना। ठीक है, तो देखो ये तो माइनस हो गया, खाली कर रहा है, ये दोनों प्लस कर रहे हैं। पहले इन दोनों को चालू किया गया है, इन दोनों को चालू किया गया है, तो एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी है 10, ए और बी की एफिशिएंसी है 10, और इनको कितने समय तक ए तथा बी को खोल दिया था 48 घंटे बाद। देखो 48 घंटे तक तो चालू रखा है, इसका मतलब 48 घंटे तक चालू रखा तो 480 भाग भर दिया हमने, है ना। तो 540 में से 480 भर दिया तो हमारे पास जो बचा है रिमेनिंग बचा, रिमेन जो खाली पार्ट है वो कितना बचा, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ 60 भाग अभी भी टंकी का खाली रहा। लेकिन अब तीनों पाइप खोल दिए गए तो 6 4 10, 10 में से 5, मतलब कि 10 भर रहा है और 5 खाली कर रहा है, तो इसका मतलब 5 भाग ही भरा जा रहा है। बात क्लियर है, तो 5 भाग ही भरा जा रहा है। 1 मिनट और देख लेते हैं क्वेश्चन को ज़रा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये 5 भाग ही तो हैगा, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ लगेंगे 12 घंटे, 12 आवर्स। ठीक है, पहले 48 घंटे यहाँ लगा दिए, तो टोटल पूछेंगे कि टोटल समय कितना लग रहा है, तो टोटल जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है हमें 60 आवर्स लगेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, हाँ हमारा यहाँ पर कितने घंटे में संपूर्ण रूप से भरी गई, तो 60 घंटे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।